एक देश एक चुनाव को लेकर अंतरिम एकता सरकार यानी इंटरिम यूनिटी गवर्नमेंट की चर्चा काफी ज्यादा है भारत में। अभी लगातार चर्चा हो रही है और ये भी बात सामने आ रही है कि 2029 से देश भर में एक साथ चुनाव हो सकते हैं, पंचायत से लेकर और लोकसभा तक। तो इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। इस यूनिटी गवर्नमेंट के बारे में, क्या होती है यूनिटी गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश में 6 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है किस कानून के तहत, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे भारत ने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन कब तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, पाकिस्तान से रिलेटेड कंटेंट है, और भी कई क्वेश्चन है, सब पर चर्चा करेंगे इस करंट फॉर स्टूडियो में। तो मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज में। शुरू करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। अंतरिम एकता सरकार यानी इंटरिम यूनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, जो एक देश एक चुनाव के मद्देनजर काफी चर्चा में है। आंसर होगा इसका सभी दलों के गठबंधन की अंतरिम सरकार। ठीक है, या कहें सभी दलों की अंतरिम गठबंधन सरकार। ओके, तो ये न्यूज़ देख लीजिए आप। ये तो एक न्यूज़ है, पूरे जो अखबार है तमाम जो आपको पढ़ना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सब में इस पर काफ़ी फोकस दिया गया है। यूनिटी गवर्नमेंट ये होती क्या है? देखिए, एकता सरकार यानी यूनिटी गवर्नमेंट वो व्यापक गठबंधन सरकार होती है जिसमें विधायिका के सभी दल शामिल होते हैं। आमतौर पर युद्ध या अन्य राष्ट्रीय आपातकाल के समय आमतौर पर इस तरह के बनते हैं दुनिया के बहुत सारे देशों में। जैसे इजराइल की बात कर लें तो अभी वहाँ पर यूनिटी गवर्नमेंट है, एकता सरकार है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने यूनिटी गवर्नमेंट बनाई और विपक्ष को भी सरकार में शामिल किया और सभी मतलब जितने भी दल हैं उन सब की एक सरकार बनी। तो एकता सरकार यानी यूनिटी गवर्नमेंट वो एक व्यापक गठबंधन पर आधारित होती है जिसमें कोई प्रतिद्वंदी जो भी है वो सब उसके प्रतिनिधि जो है वो सरकार में शामिल होते हैं। तो भारत में एक देश एक चुनाव को लेकर नियम कानून बनाने को लेकर पैनल मतलब कमेटी बनी हुई है और उस पर डिस्कशन चल रहा है। यहाँ तक कि जो लॉ कमीशन है 22वां वो भी इस पर डिसीजन देने वाला है, रिपोर्ट देने वाला है। तो इस बीच में ये चर्चा काफ़ी चल रही है कि अगर एक देश एक चुनाव होता है, मतलब पूरे देश में एक ही साथ चुनाव होता है, और अगर कहीं सरकार गिरती है तो उस दौरान वहाँ पर अंतरिम यूनिटी गवर्नमेंट बनाया जाए। इस पर भी नियम बनाने पर चर्चा हो रही है और संविधान में कुछ बदलाव करने पर चर्चा हो रही है। और यहाँ पॉइंट बता दूं कि ये भी डिस्कशन में है कि 2029 तक ऐसे संविधान संशोधन और नियम कानून बन जाए ताकि 19वां जो लोकसभा चुनाव है वो तमाम देश भर के विधानसभा चुनाव के साथ हो सके। तो क्या है मामला? वन नेशन वन इलेक्शन। जैसा मैंने पहले बताया कि देश भर में पंचायत, विधानसभा, फिर लोकसभा, इन सब का एक ही साथ चुनाव हो। और इसको लेकर जो 22वां लॉ कमीशन है वो संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ने की सिफारिश कर सकता है। अभी कर सकता है, किया नहीं है, ये बात तमाम अखबारों में निकली है। दरअसल इसके जरिए एक परसेप्शन बनाने की भी कोशिश होती है। अगर कोई बड़ा बदलाव करना होता है तो इसके जरिए एक परसेप्शन बनता है कि हाँ चलो ये बदलाव होना चाहिए, अचानक से कोई रिएक्शन ना हो। ठीक है, तो वो कह रहा है कि लॉ पैनल जो ना लॉ कमीशन कहिए वो 2029 तक देश भर में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय इन सब के चुनाव की सिफारिश कर सकता है, ऐसा न्यूज़पेपर्स का कहना है। और सूत्रों के हवाले से कहा गया कि जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो रिटायर्ड हैं और वो लॉ कमीशन के अभी अध्यक्ष हैं 22वें लॉ कमीशन के, तो वो एक साथ चुनाव के लिए नया चैप्टर संविधान में जोड़ने के लिए सिफारिश करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इस चैप्टर में क्या होगा इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसके साथ ही कुछ साल बाद जो चुनाव है वो एक साथ कराए जाने की बात चल रही है। तो इसीलिए यहाँ पर अब यूनिटी गवर्नमेंट की बात कैसे आई? तो देखिए हुआ क्या कि अभी जो स्थिति है उसमें 5 साल के लिए चुनाव होता है, विधानसभा हो, पंचायत हो या लोकसभा हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर बीच में सरकार गिर गई तो फिर से चुनाव हो जाता है। तो यहां भी ये बात सामने आ रही है, अगर सरकार गिर गई तो क्या किया जाए? तो सरकार अगर गिर गई तो उस दौरान यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाए। ठीक है, चुनाव में स्थिरता लाने के लिए, और वो चुनाव जो है वो 5 साल बाद ही हो। और ये भी चर्चा हो रही है कि अगर त्रिशंकु सदन होता है और विपक्षी दल मना कर देते हैं कि हम सरकार के साथ नहीं आएंगे और किसी को बहुमत नहीं मिल पाता है, तो फिर भी चुनाव हो, लेकिन सिर्फ उसी लिमिटेड अवधि के लिए चुनाव हो। ठीक है, जैसे 5 साल का कार्यकाल होता है
विधानसभा का या लोकसभा का, तो अगर 2 साल में ही सरकार गिर गई तो अगला चुनाव जो है ना वो केवल 3 साल के लिए ही होगा। ठीक है, फिर 3 साल बाद जो चुनाव होगा वो 5 साल के लिए चुनाव होगा। तो ये सिफारिश करने की बात सामने आ रही है और कई तरह के फार्मूले वो बन रहे हैं और सोर्सेस के हिसाब से, सोर्सेस के हवाले से तमाम अखबारों ने ये लिखा है कि यूनिटी गवर्नमेंट का ये फार्मूला बनाया जाए और अगर यूनिटी गवर्नमेंट का भी फार्मूला फेल हो जाता है तो लिमिटेड अवधि के लिए ही चुनाव हो, ये तैयारी की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे बदलाव होने हैं, मतलब ये तुरंत लागू होने नहीं जा रहा है। ठीक है, इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा और तमाम दल जो हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं इस पर, क्या ये संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी चर्चा में है, डिबेट है। लेकिन जो चर्चा में होती है, जो डिबेट का इशू होता है, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। आपके सामने सवाल हो सकते हैं कि एक देश एक चुनाव जो है वो, या फिर यूनिटी गवर्नमेंट जो है, उस पर आपकी क्या राय है एग्जामिनेशन में। तो ये सब बातें आप लिख सकते हैं, थोड़ा और बताऊंगा मैं इसके बारे में। देखिए, केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के मद्देनजर उसी मुद्दे पर सितंबर 2023 में पिछले साल 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। उसमें से एक सदस्य ने मना कर दिया था कि हम नहीं इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया था और इसका जो मेंबर बनाया गया था कमेटी का, वो गृह मंत्री, लोकसभा में पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद और राज्यसभा लोकसभा के नेता विपक्ष की भी बात थी, या फिर सबसे बड़े दल विपक्ष में जो है उसके लीडर को, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया था कि हम नहीं आएंगे। पूर्व वित्त आयोग के जो अध्यक्ष एनके सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी और इसके अलावा कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है कानूनी मामलों के सचिव, तो वो सब जो है ना, ये तमाम एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अब इस कमेटी को जो काम दिया गया था वो देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभा और पंचायत, नगर निगम, इन सब के कैसे एक साथ चुनाव हो सकते हैं, जैसा कि 1967 तक होता था। आज़ादी के बाद कुछ वक्त तक देश भर में एक साथ चुनाव होते थे, लोकसभा, विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, इन सब के, नगर पालिका नहीं कहिए, लोकसभा और विधानसभा के होते थे। अब यहाँ पर हो रही है कि नगर पालिका, पंचायत, इन सब के एक साथ ही चुनाव हो जाए और भारत का, और इसके लिए भारतीय संविधान, इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और जो अन्य कानून है उसके लिए रिपोर्ट तैयार करना, अनुशंसा करना कि क्या क्या चीज़ें संविधान में संशोधन की जा सकती हैं, ये बात। अब सवालों के क्या लाभ होगा इससे, एक देश एक चुनाव से। देखिए, करीब करीब हर साल देश में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं और इससे नीतिगत निर्णय के साथ साथ प्रशासनिक जो कार्य है वो प्रभावित होते हैं। ऐसा कहना है एक देश एक चुनाव के पक्ष में बोलने वालों का। ठीक है, देश में आर्थिक बोझ भी बढ़ता है और ये कहना है कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो इससे ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार, इन सबको रोकने में मदद मिलेगी और तो इसी के लिए पूरे देश में एक ही साथ चुनाव करने की बात है, हो रही है। ठीक है, कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये देश के चुनाव के लिए विकासोन्मुखी है, यानी बेहतरीन ये कदम है। बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे नीतिगत जो निर्णय है, योजनाओं को लागू करने में जो समस्याएं आती हैं वो नहीं होंगी। अब जो इसका नुकसान है, इसके बारे में भी खूब चर्चा हो रही है। क्या नुकसान है? देखिए, देश में एक साथ जो चुनाव होते हैं तो कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि संविधान ने संसदीय मॉडल दिया है और इसमें लोकसभा और विधानसभाएं जो है वो 5 साल के लिए चुनी जाती हैं और संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो एक देश एक चुनाव के उलट प्रतीत होते हैं। अगर विधानसभाओं के मन के विपरीत कार्यकाल को घटाया बढ़ाया जाता है तो राज्य की जो स्वायत्तता है उस पर असर पड़ सकता है। यहाँ पॉइंट ये है कि राज्य की स्वायत्तता पर असर पड़ सकता है, साथ ही सत्ता का जो पावर है ना उसका केंद्रीकरण बढ़ सकता है, यानी केंद्र जो है ना, केंद्र सरकार वो बहुत ही मजबूत हो जा सकती है। तो इसके लिए अब ये है कि जो ये बातें जो आ रही है उसके लिए जो कमेटी है, जो बनाई गई थी कमेटी, वो कह रही है कि ऐसा करते हैं संविधान में कुछ नया चैप्टर जोड़ देते हैं। ठीक, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक देश एक चुनाव से क्या नुकसान भी हो सकता है। देखिए, अभी क्या है कि हर साल चुनाव होते हैं तो सरकार जो है ना वो ऐसे फैसले
नहीं ले पाती है या उन फैसलों से कदम पीछे हटना पड़ता है, खींचना पड़ता है, जिससे जनता को लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। जैसे किसान आंदोलन जो हुआ था, 3 जो कानून थे, किसान कानून जिसको किसान काले कानून कहते थे, उसको लेकर 1 साल तक वो लोग बैठे रहे दिल्ली के बॉर्डर पर, आंदोलन करते रहे। और जब चुनाव आने वाला था उत्तर प्रदेश का और कुछ राज्यों के, ठीक उस वक्त सरकार ने फैसला लिया कि हम उन कानूनों को वापस लेते हैं। तो ये एक सरकार पर प्रेशर भी होता है लोकतांत्रिक तौर पर कि वो जनता के बातों को सुने। अगर एक बार में ही 5 साल के लिए चुनाव होगा तो उसमें ये हो सकता है कि फिर सरकार कहे हमने तो आपने 5 साल के लिए चुन दिया है, तो हमें जो करना है वो करने दो, हमें आपकी बात हम अभी नहीं सुनेंगे। तो लोकतंत्र में ये थोड़ा सा एक इफेक्ट हो सकता है, ऐसा कहना है जो इसका नुकसान कह रहे हैं उनका। ठीक है, और बताऊं कि इससे पहले देश भर में एक बार में ही चुनाव होते थे, जैसे 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में एक साथ ही चुनाव होते थे लोकसभा और राज्य के विधानसभा के। लेकिन 1968-69 में कुछ राज्यों की जो विधानसभाएं हैं जो भंग होने लगी और उस मतलब समय से पूर्व भंग हो गई, तो उसके बाद से ये चुनाव आगे पीछे होने लगे और अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय चुनाव होने लगे। ठीक, मुझे लगता है कि ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। हम दावा करते हैं कि आने वाले वक्त में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इसका PDF भी अवेलेबल है, बहुत रिच कंटेंट होता है। सरकारी जॉब न्यूज़ को जो ऐप है उस पर अवेलेबल है, और ऐप पर आपको करंट अफेयर्स का मेंबरशिप भी मिल जाएगा, ताकि आप एग्जामिनेशन में शानदार तैयारी कर सकते हैं। चाहे UPSC हो, BPSC हो, UPPSC हो, राजस्थान हो, तमाम राज्यों के जो PCS एग्जामिनेशन है, चाहे IAS का जो एग्जामिनेशन है, UPSC का एग्जामिनेशन है, उन सब में ये बहुत काम आने वाला है। तो ये मेंबरशिप प्लान 2 तरह के हैं, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है, दूसरा UPSC के लेवल का और PCS के लेवल का, IAS PCS मेंबरशिप प्लान है। तो वो लेकर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही मामूली सा प्राइस है, मतलब कोई प्राइस ही नहीं है अगर आप ध्यान से देखेंगे उस चीज़ को तो। ठीक है, उसमें मिलता क्या है, पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स का PDF मिल जाते हैं, 1 साल का वीडियो मिल जाता है, 1 साल का टेस्ट मिल जाता है पिछले, और अगले 1 साल या 6 महीने तक के जब तक आपकी वैलिडिटी होती है तब तक आपको वीडियो मिलते हैं, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। ओके, और साथ में PDF भी उसी तरीके से और टेस्ट भी उसी तरीके से। साथ में संबंधित एग्जामिनेशन के तमाम टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे आपको संबंधित एग्जामिनेशन के। देखिएगा जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, ऐप का लिंक भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के दौरान जारी पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले 6 कांग्रेसी विधायकों को किस कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है? आंसर का इसका दल बदल विरोधी कानून। क्या है? दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा है उसके स्पीकर है यानी अध्यक्ष है कुलदीप पठानिया। तो उन्होंने अभी 6 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। न्यूज़ भी देख रहे हैं आप 6, और इन सब ने क्रॉस वोटिंग की थी बीजेपी के फेवर में। कांग्रेस का विधायक होकर बीजेपी के फेवर में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उस दौरान किया था क्रॉस वोटिंग। तो ये जो है वो 6 ये अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। इन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियर रहिएगा कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि बजट सत्र के दौरान जो पार्टी व्हिप था उसका उल्लंघन किया। और न्यूज़ में आप क्या देख रहे हैं, क्रॉस वोटिंग करने वाले। तो सबसे पहले इन सब ने क्या किया था कि क्रॉस वोटिंग कर दिया था, मतलब वोट डाल दिया था बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उसके पक्ष में। लेकिन कार्रवाई इसके मामले में नहीं हुई है। कार्रवाई हुई है कि बजट सत्र था और उसमें इन सब ने उस पार्टी का जो व्हिप था, व्हिप का मतलब क्या होता है, व्हिप का मतलब आदेश हुआ, जो अगर वो पार्टी कह रही कि ये करना है, इसके समर्थन में वोट करना है और उपस्थित रहना है, और वो व्यक्ति अगर वोट नहीं देता है और उपस्थित नहीं रहता है सत्र के दौरान, जैसे बजट सत्र है मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, इस दौरान तो फिर कार्रवाई हो सकती है इस कानून दल बदल विरोधी कानून के तहत। तो ये क्या होगा, अब ये अगले 4 साल तक विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, देखिए होता यह है कि दल बदल कानून जो है ना उसके बारे में और बताएंगे आगे, लेकिन ये मुद्दा आप समझ लीजिए कि
दल बदल कानून के तहत अगर किसी को अयोग्य घोषित किया जाता है तो वो उस विधानसभा के कार्यकाल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है। क्लियर होगी बात? तो जैसे यहाँ पर अभी विधानसभा का कार्यकाल 1 साल का हुआ है लगभग, तो अगले 4 साल तक ये चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, यानी उपचुनाव होने पर भी यानी चुनाव नहीं लड़ सकते। तो स्पीकर उनका पठानिया उनका कहना है कि जो आया राम गया राम का जो पॉलिटिक्स जो लोग कर रहे थे वो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इन लोगों ने खुद ही एंटी डिफेक्शन लॉ को न्योता दिया और उसकी वजह से इनकी सदस्यता गई है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश मैप में आप देख लीजिए, यहाँ पर रहा हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश, उसकी राजधानी क्या है? शिमला है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल, और राजधानी है शिमला और धर्मशाला जो है वो शीतकालीन राजधानी कही जाती है। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो कानून है दल बदल विरोधी कानून, इससे रिलेटेड अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। ये जो कानून है दल बदल विरोधी कानून, वो 1967 के बाद में इस पर चर्चा शुरू हुई थी। दरअसल हुआ था कि हरियाणा के एक विधायक थे गया लाल, तो उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली थी। तो उसके बाद फिर आया राम गया राम की ये कहावत शुरू हो गई थी। पद और पैसे के लालच में दल बदल करने वाले जो विधायक हैं उनको रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 1985 में दल बदल विरोधी कानून वो लेकर आई थी, और इसके जरिए जनप्रतिनिधियोऔर को जो है दल बदलने से हतोत्साहित करने और सरकारों को में स्थिरता लाने के लिए संसद ने 1985 में संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसमें इस बात को जोड़ा था। ये और 10वीं अनुसूची जिसको दल बदल विरोधी अधिनियम के तौर पर भी जाना जाता है, और उसको 52वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में इसको शामिल किया गया था। तो इसमें यही है कि अगर कोई विधायक या सांसद अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, या वो विप का पालन नहीं करता है, तो उसकी सदस्यता जा सकती है और उस विधानसभा या लोकसभा के कार्यकाल तक वो अयोग्य रह सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो यहाँ उन विधायकों के लिए बड़ा ही नुकसान हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा रहा है, ये वीडियो टॉपिक पे काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाए यही मेरा जो मूल जो उद्देश्य होता है आपके लिए, तभी आप एग्जामिनेशन में इसको पूरा लिख पाएंगे, कवर कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अगर पसंद आ रहा हो, इतना तो देख लिया तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए मित्रों को, दोस्तों को। क्वेश्चन होगा शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 मार्च को। और 2024 की थीम क्या है? वो थीम है सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबके अधिकारों की रक्षा करें। ठीक है, ये जो दिवस है वो महिलाओं और लड़कियों के साथ जो भेदभाव होते हैं, असमानता होती है, उसको चुनौती देने के लिए मनाया जाता है, और बाद में हालांकि इसको एड्स कार्यक्रम से भी जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भारत ने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन कब तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 2035। कब तक? 2035। ये देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐसा कहा है कि हमारा ये लक्ष्य है। तिरुवनंतपुरम वो पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहाँ पर जो गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री हैं उन सब के नामों की घोषणा की थी, और उसी दौरान उन्होंने कहा कि 2035 तक भारत के पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, स्पेस स्टेशन होगा। ठीक है, तो और 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन होगा, और ये भी ऐलान किया कि 2040 तक चंद्रमा पर भारतीयों को भेजने की भी योजना है। ठीक है, तो स्पेस स्टेशन ये देख लीजिए इस तरीके का होता है। ये है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, तो इसी तरह का होता है वो जो कि चक्कर काटता रहता है, पृथ्वी का ऑर्बिट करता रहता है, और उसमें रिसर्च वगैरह के काम होते रहते हैं। ठीक है, और आगे बताते हैं। पहले आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 2040 तक मानव युक्त चंद्र मिशन की योजना है, यानी 2040 तक हम भारतीय जो है वो चांद पर
मानव मिशन ले जाएंगे, ऐसा कहना है उनका। ठीक है, और 10 वर्ष में जो स्पेस इकॉनमी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है, 44 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। भारत में जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हो रही है। ठीक है, तो अब स्पेस स्टेशन की बात कर लें। अगर सवाल हो कि दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन कौन सा था, अंतरिक्ष स्टेशन, वो था सैल्यूट 1, DOS-1 था, जिसे 19 अप्रैल 1971 को सोवियत रूस ने स्थापित किया था। इसके कुछ साल बाद, 2 साल बाद ही 1973 में अमेरिका ने स्काई लैब स्पेस स्टेशन स्थापित किया था। देखिए, अब तक अंतरिक्ष में दर्जनों स्पेस स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन है जो कि काम कर रहे हैं। एक अमेरिका का ISS है, अमेरिका नहीं, अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कई सारे देशों का मिला हुआ ISS है, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और दूसरा है चीन का TSS। वो दोनों काम कर रहे हैं। TSS का फुल फॉर्म होता है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो स्पेस स्टेशन जो होता है वो एक दिन में यानी 24 घंटे में पृथ्वी की 16 बार परिक्रमा कर लेता है, मतलब 16 बार उसको सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर नील वैगनर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? आंसर होगा न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। हालांकि उनका जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका में, लेकिन वो न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने खेला और 64 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं। ओके, तो उन्होंने क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है अचानक ही। ओके, न्यूजीलैंड की बात करें, राजधानी है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के क्रिस्टोफर लक्सन। मुद्रा है वहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को फरवरी 2024 में ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, काफ़ी लंबा अवार्ड का नाम है, शॉर्ट में KBE कहते हैं, तो उससे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा सुनील भारती मित्तल। ये भारतीय इंटरप्राइज के फाउंडर हैं। ठीक है, तो ये अवार्ड उनको दिया गया है, और ये जो अवार्ड है वो ब्रिटेन और भारत के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं, सेवा है, और बेहतर करने के लिए ये दिया जाता है। वो भारतीय इंटरप्राइज के फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं। ठीक है, तो 28 फरवरी को उनको ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, भारतीय इंटरप्राइज जो है वो भारत के एक बहुराष्ट्रीय समूह है, कंपनी है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इससे पहले भी कईयों को मिल चुका अवार्ड, जैसे 2009 में रतन टाटा को मिला था, 2001 में रविशंकर को, 1997 में जमशेद ईरानी को मिला था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उज्बेकिस्तान में भारत की किस कंपनी के कफ सिरप को पीने से करीब 68 बच्चों की जो मौत हुई थी, उस मामले में वहाँ की अदालत ने 23 लोगों को जेल की सजा सुनाई है, भारतीय को भी? आंसर का मैरियन बायोटेक। क्या है? मैरियन बायोटेक। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। ठीक है, नोएडा बेस्ड ये कंपनी है, तो इसने सिरप बनाए थे, कोल्ड कफ सिरप, और उसको पीने से बहुत सारे बच्चों की जो मौत हो गई थी वहाँ। ठीक है, तो उस मामले में अब कार्रवाई की गई है। ठीक है, उज्बेकिस्तान के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। उज्बेकिस्तान देख लेते हैं, फिर और डिटेल बताते हैं। तो ये तो रहा अपना प्यारा भारत, और उज्बेकिस्तान जो है ना वो मध्य एशिया में है। तो यहाँ पर ये मैप में आप देख रहे हैं, ये है उज्बेकिस्तान। इसकी राजधानी है ताशकंद, वही ताशकंद जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। ओके, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? शौकत मिर्जियोयेव। क्या नाम है? शौकत मिर्जियोयेव। यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, अब्दुल्ला अरिपोव नाम है उनका। और मुद्रा यहाँ की उज्बेक सो। अगर पड़ोसी देश की बात करेंगे तो ये रहा कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान हो गया, ये हो गया किर्गिस्तान हो गया, ये हो गया ताजिकिस्तान, इधर अफगानिस्तान हो गया ये वाला, और ये जो है वह है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो ये मैप के ज़रिए भी आप समझ लीजिए, ये लैंड लॉक्ड देश है। ठीक है, यानी चारों तरफ से ज़मीनी भूभाग से ही घिरा हुआ है, और इसको अगर दूसरे देश के पास जाना है कहीं भी, तो मतलब अगर
समुद्र में जाना है तो किसी न किसी देश से, अगर व्यापार करना है तो किसी न किसी देश से होकर जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ आना है तो ये और ईरान, ये सब देश पार करके जाना पड़ेगा, यहाँ समुद्र इधर है, ठीक है, या इधर से जाना पड़ेगा तो यहाँ से इधर से जाना पड़ेगा। ओके, तो ये है मुद्दा। तो उज्बेकिस्तान मैप के ज़रिए आप समझ गए। मेरी कोशिश होती है कि आप मैप को समझ लें, इससे क्या होता है कि जियोग्राफी का भी कुछ पार्ट काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाता है। तो मुद्दा क्या है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कई सारे लोगों को सज़ा हुई है, उसमें भारतीय व्यक्ति को भी 20 साल की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है, 20 साल की सज़ा सुनाई गई है। मेरियन बायोटेक द्वारा जो उत्पादित दवाएं हैं, उसको बेचने वाली कंपनी है क्यूर मैक्स मेडिकल, तो उसके कार्यकारी निदेशक सिंह राघवेंद्र प्रताप, उनको 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ठीक, WHO ने भी इस पर बहुत कार्रवाई की थी और इस पूरे मामले की वजह से भारत का जो दवा व्यापार है ना, उसके साख पर बट्टा लगा इस पूरे जो मामले हुए उसकी वजह से। कुछ और देश में भी, एक और देश गाम्बिया में भी ऐसे मामले आए थे जब कुछ बच्चों के बीमार होने और मौत के मामले आए थे भारतीय जो कोल्ड सिरप पीने की वजह से। हालांकि उसके बाद भारत सरकार ने काफ़ी सख्ती की है यहाँ से जो एक्सपोर्ट होती है दवाएं, तो उसकी क्वालिटी को लेकर। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पाकिस्तान में पहली बार किसी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? इसका आंसर होगा मरियम नवाज। ठीक है, और वो PMLN नेता हैं और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं। तो पाकिस्तान में पहली बार वहाँ कोई किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है प्रांत का, राज्य का। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात है। वहाँ पर चुनाव हुए राज्य विधानसभाओं के और वहाँ के जो संसदीय चुनाव भी हुए, लेकिन अभी तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है। दरअसल किसी को बहुमत नहीं मिला, गठबंधन की कोशिश हो रही है वहाँ पर। तो वहाँ अभी कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है अनवार उल हक काकर, राजधानी इस्लामाबाद। ठीक, अगर सवाल हो कि पाकिस्तान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो बेनजीर भुट्टो थी, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो। और पहली महिला मुख्यमंत्री किसी प्रांत की पाकिस्तान में, तो मरियम नवाज। ठीक है, ये है मरियम नवाज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और पाकिस्तान मैप में भी देख लीजिए पाकिस्तान को, पड़ोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 3 मार्च को। ठीक है, और इस बार की थीम भी है लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, इनोवेशन की खोज। अगला क्वेश्चन, RBI की सख्ती के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, इसका नाम बताएं? आंसर होगा विजय शेखर शर्मा। क्या नाम है? विजय शेखर शर्मा। ठीक है, ये बात हो रही है पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। ठीक है, केवल पेटीएम की नहीं बात हो रही है, पेटीएम की जो मूल कंपनी है वो है 197 कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो इससे ये पेमेंट्स बैंक से इस्तीफा दिया गया है इनके द्वारा। मामला क्या था? मामला ये था कि बहुत सारे ऐसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट थे, हजारों की संख्या में, जो एक ही पैन कार्ड पे चल रहे थे और ये भारतीय कानून का उल्लंघन था। तो इस मामले में पेटीएम पेमेंट्स बैंक में रुपए जमा करने इन सब पर भी रोक लगा हुआ है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ज़रूर बताइएगा और शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को। और मेंबरशिप प्लान है आपके एग्जामिनेशन के लिए ही। ओके।